नमस्कार साथियों। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम बेसिकली देख रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, वो आया था वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से। उसको भी हम देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल वहाँ से एक क्वेश्चन आया है तो इस साल भी उसी टॉपिक से आए। इस साल किसी और टॉपिक से आ सकता है, लेकिन यह है कि इस चैप्टर से लमसम एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। और वो भी मैं आपको बताता रहूँगा कि ये चैप्टर के अंदर से पिछले सालों में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके लिए एक अलग पेन से, रेड पेन से हाईलाइट किया गया है, और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इस साल बनती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप देख रहे हैं। ये येलो रंग से हाईलाइट किया गया है। तो बेसिकली आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर जो मेन पॉइंट है हाईलाइटेड करने वाले एनसीईआरटी के अंदर, वो भी हाईलाइट कर दिए गए हैं, और जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन लाइनों को भी हाईलाइट कर दिया गया है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। एनसीईआरटी को हाईलाइट किया जा रहा है। क्वेश्चन जो पीवाईक्यू किए गए हैं उनको रिव्यू करके उनको भी अलग से हाईलाइट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। आपका इंटरेस्ट रहेगा इस सीरीज़ के अंदर कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। क्वेश्चन एट द एंड एनसीईआरटी से ही आने वाला है, और एनसीईआरटी इस बार चेंज हुई है। कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर नए ऐड किए गए हैं। ऐड तो खैर चैप्टर नहीं किए गए हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। इसके ऊपर अपन ने बायोलॉजी के ऊपर तो अपन ने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आप देख लीजिएगा। अपने प्लेलिस्ट एम्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखेंगे तो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। वैसे ही फिजिक्स के बारे में भी अभी एक वीडियो आ रहा है, जिसके अंदर कुछ चैप्टर ऐड किए गए हैं, टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, वो ऐड हैं। और ज़्यादा का डिलीट पोर्शन ज़्यादा है फिजिक्स के अंदर, कि डिलीट वाला पोर्शन ज़्यादा है। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। याद रखिएगा, ये चैप्टर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देकर जाएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर देकर जाएगा। अब 30 नंबर में से एक क्वेश्चन अगर ये चैप्टर देकर जा रहा है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस तो देख ही सकते हैं, अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है। वरना जहाँ पर 30 से 45 चैप्टर के हों और वहाँ एक चैप्टर एक क्वेश्चन देके जा रहा है तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। ओवरव्यू देखूँ मैं आपको बताऊँ कि ब्रीदिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या है। इसको दूसरा नाम होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन, या फिर अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग क्या होता है? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं। बेसिकली इसी को एनसीईआरटी बोलती है कि यही ब्रीदिंग है। एक्चुअली में इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। और रेस्पिरेशन जो होता है, इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों रेस्पिरेशन को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी जो बोल रही है, हम उसी को फाइनल करके चलते हैं कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और अपने फेफड़ों के अंदर से CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। इसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं अपन? रेस्पिरेशन कह रहे हैं। मैं भी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का, बाद में लाइन बाय लाइन अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये है रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम भोजन ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो ग्लूकोज के रूप में हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जाता है, वहाँ पर सेल्स के अंदर जमा होता है। उसको तोड़ने के लिए, उसका ऑक्सीकरण करने के लिए, उससे एनर्जी अपने को प्राप्त करनी है। एट द एंड अपने को क्या चाहिए? फूड से हमें क्या चाहिए? एट द एंड एनर्जी चाहिए। एनर्जी से ही सब कुछ होता है। ये एनर्जी का ही कमाल है। हम कुछ भी काम कर पाते हैं, किससे कर पा रहे हैं? एनर्जी से कर पा रहे हैं। अपन सो रहे हैं, उसमें भी एनर्जी लगती है। हम चल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, XYZ, सब में एनर्जी लगती है। लेकिन अपन खा क्या रहे हैं? फूड खा रहे हैं, और फूड से अपने को एनर्जी लेनी है तो उस फूड का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन जब एनर्जी बनाते हैं तो उसमें एक दिक्कत पड़ जाती है कि एनर्जी के साथ साथ CO2 भी बन जाती है। अब ये CO2 जो है हार्मफुल है अपने शरीर के लिए, हार्मफुल है, तो इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। वरना ये अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए CO2 को बाहर निकालना ज़रूरी है, ऑक्सीजन को अंदर लेना ज़रूरी है, ताकि एनर्जी भी बनती रहे। तो CO2 को बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली अंदर लिया जाता है। इसी को रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे कैसे हो सकते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव की रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रह रही है तो उसके लिए गिल्स हैं। अपन टेरेस्ट्रियल एरिया पर रह रहे हैं, थल स्थल पर रह रहे हैं, अपने लिए फेफड़े हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, उसी के हिसाब से। अब कोई बंदा होगा जिसके 12th में 91 92 ऐसे परसेंटाइल आई है, मतलब उसके काफ़ी कुछ क्लियर है, उसको पढ़ने की कम ज़रूरत पड़ेगी। जबकि एक है 70 वाला बच्चा, उसको मेहनत करने की, रगड़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जब किसी स्टूडेंट को एम्स दिल्ली के लिए टारगेट करना होता है कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, वहाँ से नर्सिंग करनी है, वहाँ से पैरामेडिकल करना है, तो उसको अभी से तैयारी करना पड़ती है। कम से 7-8 महीने की डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो 4 महीने पहले तैयारी स्टार्ट किया और एम्स दिल्ली मिल जाता है। हो सकता है 4 महीने पहले स्टार्ट करें आप, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जो टाइम है, एक फिक्स टाइम कि इस सीट को लेने के लिए, इतने नंबर लेने के लिए आपको एक फिक्स टाइम की ज़रूरत पड़ेगी कि इतना टाइम देना ही पड़ेगा। वो आप 4 महीने के अंदर देते हैं या फिर आप 7-8 महीने में कंटिन्यूसली 2-2 4-4 घंटे निकाल कर देते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हैं कि एम्स में आपकी सीट रिजर्व हो जाए, तो आप अभी से तैयारी कर दीजिए, सीरियस तैयारी कीजिए कि मुझे 2 से 3 घंटे रोज़ देने हैं, रोज़ देने हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ लाइन कहना चाह रही है। देखो, एज यू हैव रीड अर्लियर, आपने जैसा कि पहला पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज टू ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं हम लोग किस लिए, ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज को तोड़ने का क्या पर्पज़ है अपना, एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेंगे तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, अपन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, अपन डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज रिलीज ड्यूरिंग द अबाउ कैटाबोलिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। ग्लूकोज से क्या बनता है, एनर्जी बनती है। ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, साथ में क्या बन जाता है, CO2। ठीक है, ये जो ग्लूकोज को किसमें एनर्जी में तोड़ा है, CO2 में तोड़ा है, ये इनडायरेक्टली प्रोसेस है। कैसा ब्रेकडाउन है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है। और ये कैसी रिएक्शन है, कैटाबोलिक। एक रिएक्शन होती है एनाबोलिक, एक होती है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक रिएक्शन वो होती है जिसमें किसी का ब्रेकडाउन किया जा रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जा रहा है, एनर्जी ली जा रही है। अगर वहीं पर किसी 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वहाँ पर एनाबोलिक रिएक्शन होती है। समझ में आया आपको कि कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है, एनाबोलिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी को बनाते टाइम जो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 बन चुका है, ये हार्मफुल है, इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। आगे क्या कहती है एनसीईआरटी की, इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल। सेल को ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाना जरूरी है ताकि कंटिन्यूसली एनर्जी भी बनती रहे। अब एनर्जी बना रहे हैं तो CO2 का प्रोडक्शन भी लगातार होता रहेगा। लगातार CO2 का प्रोडक्शन होता रहेगा तो उसको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि कैसी है, ये हार्मफुल गैस है। इसको बाहर निकालते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, या फिर कॉमनली इसको बोल सकते हैं अपन रेस्पायरेशन। एनसीईआरटी कहती है कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन एक ही है, तो हम मानेंगे कि एक ही है। जब आप हायर लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान पड़ेगा कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन अलग अलग चीज़ें हैं। रेस्पायरेशन का ही एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, लेकिन यहाँ पर अपने को मानना है कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन सेम है, तो मतलब सेम है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर डेफिनेशन देखें ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का अंदर लेना, फेफड़ों से CO2 को बाहर छोड़ना, क्या कहलाता है, ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन कहलाता है। मैंने इतनी बार इन चीज़ों को रिपीट कर दिया है कि आप अगर आप ध्यान से यहीं पर सुनते हैं इन सब चीज़ों को, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर 2 से 3 बार अगर टाइम पर ये वीडियोज़ भी देख ली, तो आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चन है मोस्टली सब कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियोज़ के अंदर आपको याद करवाने के लिए हर चीज़ को एम्फेसिस करके बोला है। ठीक है, प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट। आगे ये बोल रहे हैं, इन 2-3 लाइन में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी बोल रही है कि आप अपने सीने के ऊपर अपने हाथ को रखिए और आप महसूस करेंगे कि आपका सीना ऊपर नीचे जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, ये सब एनसीईआरटी कह रही है कि हम इस के अंदर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर। आप जानते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर की साइड लेते हैं तो अपनी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ होता है, जबकि जैसे बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन को या CO2 को बाहर निकालते हैं तो अपने जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ जाता है। इनके पीछे क्या कुछ वजह है वो हम इस आगे वाले चैप्टर में आगे आ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन जिससे हम रेस्पायरेशन करते हैं वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है।
एक करता है हैबिटेट के ऊपर, दूसरा करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। हैबिटेट के ऊपर कैसे, जहाँ पर जीव रह रहा है, जहाँ पर रहता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके ऑर्गन भी चेंज हो जाते हैं, उसके तौर तरीके चेंज हो जाते हैं, रेस्पायरेशन के, सांस लेने के भी। जैसे अगर मछली पानी के अंदर रह रही है तो उसके अंदर फेफड़ों का कोई काम नहीं है, सोचो हम पानी के अंदर डूबकर रेस्पायरेशन करने लग जाएं फेफड़ों के साथ, पॉसिबल है क्या? जैसे ही हम सांस लेने की कोशिश करेंगे पानी हमारी नाकों से फेफड़ों में भर जाएगा और हमारी डेथ तो क्लियर ही हो। इसीलिए जहाँ पर रह रहा है ऑर्गेनिज्म उसी के हिसाब से उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का होना ज़रूरी है। तो ये हैबिटेट पर डिपेंड करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। आप एवोल्यूशन देख रहे हैं, सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, मोलस्का, ये सब क्रमवाइज चलते आ रहे हैं। पोरीफेरा में जहाँ पर एक सिंपलेस्ट, जहाँ पर सेल ही सेल हैं, बहुत सारी सेल हैं जो आपस में कह रही हैं कि तू रेस्पायरेशन कर लेना, तू एक्सक्रेशन कर देना, मैं फूड को इंटेक कर लूँगी, डाइजेशन कर लूँगी। हर सेल एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, लेकिन एक दूसरे के काम में मदद करती हैं कि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। टिश्यू भी नहीं बनाया, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो आप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सिलेंट्रेटा में फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ और सेल जो है सारी एग्रीगेट हुई, सारी सेल एग्रीगेट हुई और टिश्यू बना लिया। जब बहुत सारी सेल जो कि एक ही काम को परफॉर्म करती हैं, एक काम करती हैं बहुत सारी सेल मिलकर, तो उसको टिश्यू कहते हैं। और सिलेंट्रेटा में ऐसे ही बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और वो किसी न किसी काम को करती हैं। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे टिश्यू लेवल पर हुआ, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन लेवल हुआ, फिर ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया और ऑर्गन सिस्टम मिलाकर पूरी बॉडी बनी। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन के साथ साथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन के साथ साथ हुआ है। अब पोरीफेरा के अंदर तो फेफड़े तो नहीं है, तो क्या उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा? होगा, लेकिन कहाँ से होगा? जनरल बॉडी सरफेस से। जैसा उसका शरीर का मेंटेनेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उसका शरीर है, रेस्पिरेशन वैसे ही होंगे। अपन एडवांस लेवल के प्राणी हैं तो अपने अंदर फेफड़े हैं, हर काम के लिए अलग चीज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक है अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम है अपने पास हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आते हैं उनके पास ऐसा नहीं है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये बात? यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल से कई बार जो क्वेश्चन है, इन एग्जाम्पल को मिलाकर और एक एनिमल किंगडम को मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं। आपको इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। एनसीईआरटी में ये जो साइड में ये जगह दी हुई होती है, यहाँ पर आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे स्पंज है, स्पंज के अंदर किससे करते हैं ये रेस्पिरेशन? तो ये करते हैं जनरल बॉडी सरफेस से। किससे? जनरल बॉडी सरफेस से। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब किससे करते हैं? तो ये वहाँ पर लिख दीजिए। हर चीज़ के लिए इंसेक्ट किससे करते हैं? इनके पास ट्रेकल ट्यूब्स होती हैं, वहाँ से करती हैं। तो यहाँ आपको रिवीजन करने में थोड़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं इस चीज़ का। तो आप एनसीईआरटी के साइड में लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, और बाकी नोट्स वगैरह ये जो हैं ये सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अपना टेलीग्राम है BioBytes07 से। आप जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर अपना चैनल मिल जाएगा, या फिर अपने चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा और आप वहाँ से शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं वहाँ के उसके आवास पर, जहाँ पर वो रहता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट है, ठीक है, स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, यहाँ पर स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटफॉर्म है। ये कैसे करते हैं? इनके पास एक अलग से ऑर्गन नहीं है जो कि रेस्पिरेशन कर सके, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है इनके पास, इसलिए क्या किससे करते हैं? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं ओवर देयर जनरल बॉडी सरफेस। इससे एंटायर बॉडी सरफेस से क्या करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्पंज, सिलेंट्रेटा और प्लेटफॉर्म, ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म की बात करें, यहाँ पर देखिए आप, अर्थवॉर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर अलग अलग देखिए इनको। अर्थवॉर्म जो है ये मोस्ट क्यूटिकल का उपयोग करता है। जो केंचुआ है उसकी जो सतह होती है वो नम होती है, और वो नम स्थानों पर ही पाया जाता है, छाँव वाले स्थानों पर, नम स्थानों पर पाया जाता है। और उसकी जो गीली सतह होती है, नम सतह है, उसी से वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जबकि इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट जो हैं इनके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल पाया जाता है, और इसी से ये रेस्पिरेशन करता है। और जहाँ पर
एक ट्यूब्यूल्स की मदद से रेस्पिरेशन होता है, उसे ट्रेकियल ट्यूब्स रेस्पिरेशन कहते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ट्रेकियल ट्यूब्स की मदद से ही बाहर CO2 को छोड़ रहे हैं। ठीक है, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज बाई मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड दो तरीके के हो सकते हैं, जो कि एक्वेटिक पर रहते हैं, वो एक्वेटिक मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, और जो बाहर रह रहे हैं, अपने जैसे टेरेस्ट्रियल जगह पर रह रहे हैं, स्थल पर रह रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि जो आर्थ्रोपोड पानी के अंदर रह रहे हैं, वो जो मेनली है वो गिल्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। किसका? गिल्स का यूज़ करते हैं। वही गिल्स जो कि इसके पास मछली के पास भी होते हैं, वैसे ही गिल्स। एंड मोलस्का वेयर वेस्कुलाइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स, और जो मोलस्का है उसके पास लंग्स पाए जाते हैं, वस्कुलराइज्ड बैग होते हैं। कैसे बैग होते हैं? वस्कुलराइज्ड बैग होते हैं, जिन्हें लंग्स कहते हैं, यूज बाय द गिल्स वेयर, देखिए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। ठीक है, कौन कौन? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आ रही है बात? एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी के अंदर भी रहते हैं, जो धरातल पर भी रहते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, वो होते हैं एम्फीबियन। लाइक फ्रॉग, मेंढक, ये क्या है? एम्फीबियन है। रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन आल्सो, मोइस्ट स्किन से तो करते ही हैं, इनके पास लंग्स भी होते हैं, लेकिन ये अपनी स्किन से भी क्या कर लेते हैं? रेस्पिरेशन कर लेते हैं। समझ में आई बात? एम्फीबियन जो हैं ये अपनी स्किन से भी करते हैं, इनके पास लंग्स भी होता है, तो ये दोनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। समझ में आ रही है? मेमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मेमल्स अपन जो हैं उनके पास एक डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और ये डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पूरा ही पूरा है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो ओवरऑल सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीवों के लिए था कि एक जनरल चीज़ें, जबकि हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपन अपने सिस्टम के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज के साथ बने रहिए। आपको कितना समझ में आया, क्या कुछ डाउट है, वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं।